हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने स्टार्ट किया हुआ है जीपेट के लिए कुछ स्पेसिफिक जो अच्छे बुक्स हैं उनके टेबल को आइसोलेट करके उनके फॉर्म को थोड़ा चेंज करके, ताकि आपको याद करने या उनको देख करके अपने नोट्स बनाने में, कहूँ कि नोट्स के एल्बम बनाने में आसानी हो। तो इसके सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक, यानी कि जनरल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन हम किन किन तरीके से कर सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन बहुत तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के एग्जाम से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा। कुछ क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जनरल एनेस्थेटिक के मतलब क्या होते हैं। जनरल एनेस्थेटिक मतलब होता है एक ऐसा एनेस्थेटिक जो कि पूरी बॉडी में पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबल तरीके से ब्लॉक करता है। अब देखिए, इस पूरे वर्ड में कई चीज़ें ऐसी हैं जो खुद में अपने आप में मतलब ये रहती हैं। जैसे जनरल एनेस्थेटिक तो मैंने समझाया, लेकिन एनेस्थेटिक का मतलब नहीं समझाया। एनेस्थेटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबल तरीके से ब्लॉक करेंगे। अब इनकी अगर सिर्फ एनेस्थेटिक के बारे में बात करेंगे तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला तो आप देख ही रहे हैं, पहला होता है आपका जनरल और दूसरा होता है आपका लोकल। तो लोकल मतलब ये हुआ कि जो एनेस्थेटिक आपका बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, जैसे इस व्यक्ति की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर हाथ पे अगर पेन के परसेप्शन को कम करता है रिवर्सिबल तरीके से, तो ये आपका लोकल एनेस्थेटिक कहलाएगा। लेकिन अगर इस एनेस्थेटिक को मैं इसकी पूरी बॉडी में देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि पूरी बॉडी से पेन का परसेप्शन थोड़ी देर के लिए चला जाए, तो ऐसे ही एनेस्थेटिक को हम बोलेंगे आपका जनरल एनेस्थेटिक। सो इसको देने के बाद, दैट मीन्स जनरल एनेस्थेटिक देने के बाद आप इनके पैर के किसी भी हिस्से पे ऑपरेशन करना चाहें कर लीजिए, इनके बॉडी में किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना चाहें कर लीजिए, क्योंकि इनको कोई भी पेन का परसेप्शन होने वाला नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे टाइम तक बेहोश रहेंगे, पूरे कई महीनों तक रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए इस डेफिनेशन में जो रिवर्सिबल वर्ड है वो यूज करना बहुत जरूरी है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनको धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आना शुरू करेगा। जैसे धीरे धीरे कॉन्शियस जाता है वैसे ही धीरे धीरे कॉन्शियस ये आता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पे कॉन्शियसनेस धीरे थे जा रहा है और थोड़ी देर बाद धीरे से ये आ रहा है। तो ये जो टाइम है, दिस इज टाइम के रेस्पेक्ट में ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपको कितना समय चाहिए। और इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि इस टाइम को आपको यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, डॉट दे रहा हूँ ताकि समझ सकें, बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आपने इनिशियली इस डोज के हिसाब से कैलकुलेट किया था इस टोटल टाइम के लिए, अब आपको टाइम बढ़ रहा है तो डोज भी बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको उसको बढ़ाने के लिए क्या यूज करना है, फिर इस टाइम तक मेंटेन करके रखना है कि इस वैसे भी ऐसा ना हो जाए कि आप ऑपरेशन कर रहे हैं और व्यक्ति उस समय होश में आ जाए। तो इस टाइम तक मेंटेन करना है, और मेंटेन करने के लिए किस तरीके के एनेस्थेटिक को हम यूज करेंगे वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। एनेस्थेटिक को हम लोग बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम उनको उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई कर रहे हैं तो पहला है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। यहाँ पे एनेस्थेटिक का मतलब जनरल सही समझिएगा, और दूसरा होता है आपका इंट्रावीनस एजेंट। इनहेलेशन मतलब होता है जिनको हम उनको नेजल रूट से दे दें, जो कि एक स्पेसिफिक फॉर्म में होंगे, जिनको हम सुंघा करके बोलना चाहिए, सुंघा करके उनकी बॉडी में देंगे इस तरीके से नेजल रूट से, तो वो उनकी बॉडी में जाकर के असर करेगा। तो ये आपका इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक कहलाएंगे। जबकि इंट्रावीनस का मतलब होता है कि हम उनके वेन में इसको इंजेक्ट करेंगे तब जाकर के पूरी बॉडी को उसका असर होगा, वो इंट्रावीनस एजेंट कहलाएंगे। इस इनहेलेशन के अंदर भी हम उनको उनके फिजिकल स्टेट, यानी कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इनके हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो हम इनको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होगा गैसियस फॉर्म और दूसरा होगा उनका लिक्विड फॉर्म। क्यों यही दो फॉर्म क्यों हैं, ये भी बहुत लॉजिकल आंसर है इसका। जो भी ड्रग आपको इनहेलेशनल रूट से देंगे तो वो तो ऑब्वियसली नोस्ट्राइल से देंगे, नोजल रूट से देंगे। तो यहाँ पे आपके उस ड्रग की प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली वोलेटाइल हो, तभी तो उसको आप इनहेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा तो केवल गैस और कुछ हद तक लिक्विड के साथ पॉसिबल है। इसीलिए इस क्लास के, यानी कि फिजिकल स्टेट के हिसाब से आपके जनरल एनेस्थेटिक के दो मेन क्लास हैं, गैस और लिक्विड। गैस के अंदर के बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसको आपको तो वैसे भी याद होगा, अगर भूल गए हैं तो इसको वापस से याद कर लीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड इज एग्जांपल ऑफ gaseous general anesthetic which is given by inhalational route। दूसरा है आपका एग्जांपल, वह है एंटोनॉक्स। फिर हम बात करते हैं जेनॉन की। ये टू दी पॉइंट है, इनमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ खास नहीं है, तो आपको इनको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैंने आपको टिक किया। अब बारी आती है लिक्विड की। तो ऐसे एजेंट जो इनिशियली तो लिक्विड फॉर्म में होंगे लेकिन ये वेपर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं लिक्विड विच इज इंसर्टेड अंडर द इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। क्लोरोफॉर्म के बारे में आप जानते हैं
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एनेस्थेटिक ड्रग अंडर दिस इनहेलेशनल कैटेगरी। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है इसको टीवी में देखिए, पिक्चर में देखिए, क्या करते हैं, एक क्लोरोफॉर्म के बॉटल से निकालने के बाद इनको एक छोटे से कॉटन पे ट्रांसफर करते हैं और किसी व्यक्ति को जब ये दिया जाता है तो वो व्यक्ति एनेस्थीसिया के केस में पहुंच जाता है। तो इसके अंदर सूंघने की प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, एवोपोरेट होने की प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, वोलेटाइल होने की प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, क्योंकि वो सूंघता है ना उस वेपर को, ना कि लिक्विड को। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं क्लोरोफॉर्म इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है लिक्विड के अंदर, वह है आपका ट्राइलिन। फिर हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन की, फिर बारी आती है ईथर की। तो ईथर भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिनको आपको उनके क्लास के हिसाब से याद रखना चाहिए। फिर हम बात करेंगे हेलोथेन। हेलोथेन इज अनदर इंपॉर्टेंट ड्रग। एनफ्लुरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, मेथॉक्सीफ्लूरेन, ये सारे ड्रग इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दो ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहना चाहिए, वह है आपका क्लोरोफॉर्म और आपका जो ईथर है वो। उसके बाद डेसफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन भी आ जाते हैं। ये हो गई उनके फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इंट्रावीनस एजेंट की। तो ऐसे ड्रग, ऐसे जनरल एनेस्थेटिक जो कि किसी व्यक्ति को डायरेक्टली उनके वेन में ट्रांसफर किया जाए, ताकि ये जो जनरल एनेस्थेटिक हैं ये इजीली, आसानी से फास्ट एक्शन शुरू करें। फास्ट एक्शन देंगे तो हम इनको बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं डिजायरेबल पीरियड ऑफ टाइम में। तो इस व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत जल्दी ही चला जाएगा। ये जनरल एनेस्थेटिक हो गए। इनका एग्जाम्पल है आपका थायोपेंटोन, दूसरा है आपका मेथोहेक्सिटोन, प्रोप्रोफोल, उसके बाद है इटोमिडेट और केटामीन। ये इटोमिडेट और केटामीन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आपको बाय नेम याद रखना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसी के अंदर का दूसरा कैटेगरी, वह स्लोअर एक्टिंग एजेंट। स्लोअर एक्टिंग एजेंट मतलब क्या होता है, ऐसे एजेंट जो स्लो अपना इफेक्ट शो करेंगे। दैट मीन्स इनका जो यूज है हम लोग बेसिकली इनको आगे जाकर के एक्सटेंड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस स्लोअर एक्टिंग एजेंट के अंदर भी तीन मेन क्लासिफिकेशन है। क्लास पहला है आपका बेंजोडायजेपिन, जिसे हम लोग BZD कहते हैं शॉर्ट में। दूसरा है ओपियोइड, जो कि एनाल्जेसिक के अंदर भी रखे गए हैं। और तीसरा है न्यूरोलेप्टिक एजेंट, जो कि एकदम सीवियर नर्व पेन को ठीक करने में मदद करते हैं। सो बेंजोडायजेपिन के अंदर अगर आप बात करेंगे तो इनको कई आगे और क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं। ये आपके एंटी एंजाइटी ड्रग के रूप में यूज करेंगे, ये आपके सिडेटिव हिप्नोटिक्स के केस में यूज करेंगे, और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि एक जनरल एनेस्थेटिक के केस में यूज करेंगे। हालांकि जनरल एनेस्थेटिक के अंदर क्लासिफिकेशन में एक और कैटेगरी है जिसको मैं यहाँ पे बेसिकली यूज नहीं कर रहा, वह प्री एनेस्थेटिक ड्रग, जो कि एनेस्थीसिया देने के पहले दिया जाता है ताकि ऑपरेशन के समय होने वाले अनवांटेड सिचुएशन लाइक वोमिटिंग, स्वेटिंग, पर्सपायरेशन, डिजीनेस, एंजाइटी, इनको आप पहले से कंट्रोल कर सकें। तो इनका यूज होता है, जिसके बारे में मैंने व्हाइट बोर्ड में समझाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं इनको ज़्यादा और यूज नहीं कर रहा। तो इस बेंजोडायजेपिन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको हर जगह काम आने वाले हैं वह आपका डायजेपाम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। दूसरा है आपका लोराजेपाम और मीडाजोलम। हर एक कैटेगरी के ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस कैटेगरी के एक ड्रग को और खास माना जाता है। तो ये डायजेपाम इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाला इंपॉर्टेंट ड्रग है। ओपियोइड के बारे में बात करें तो आपका फेंटानाइल, रेमीफेंटानाइल, सल्फेंटानाइल और अल्फेंटानाइल इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूरोलेप्टिक एजेंट, इसके अंदर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ड्रोपेरिडोल। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा आज की क्लास में, हमने क्लास में बात किया कि जनरल एनेस्थेटिक होता क्या है और इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देना है कि इंडक्शन के लिए कुछ अलग तरीके से यूज करते हैं और उसको मेंटेन करने के लिए कुछ अलग यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है इंडक्शन या इंड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से होश में है तो इसको इंजेक्ट करने के बाद जब ये व्यक्ति इस तरीके से पहुंच जाए, लाई डाउन पोजीशन में पहुंच जाए, तो दैट्स कॉल्ड इंडक्शन, यानी कि स्टार्ट करना। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन एनेस्थेटिक और इंड्यूसिंग एजेंट। सो ये रहा आज का टॉपिक आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूं कि छोटा है, शॉर्ट है, लेकिन आपके लिए काफी यूजफुल होगा। सो क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका रेफरेंस अगर आप जानना चाहेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक में से एक है रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी बाय गोविंद राय गर्ग एंड स्पर्श गुप्ता, 11th एडिशन, पेज नंबर है 286। यू कैन यूज दिस बुक फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम, स्पेसिफिकली फॉर फार्माकोलॉजी, क्योंकि ये बुक जो है पूरी फार्माकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मेमोनिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के हिसाब से काफी सुटेबल है। सो आई रिकमेंड दिस बुक फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।